नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से नवाब मलिक को लेकर शिंदे सरकार में घमासान मच गई है और शिंदे सरकार के दो घटक दल एनसीपी और बीजेपी आमने सामने हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से 2 दिनों पहले महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री ने दूसरे उप मुख्यमंत्री को एक धमकी भरा खत लिखा। ये मुख्यमंत्री थे खत लिखने वाले देवेंद्र फडणवीस, और खत लिखा गया था दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को। और मुद्दा था नवाब मलिक, क्योंकि नवाब मलिक जेल से छूटने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद पहली बार विधानसभा आए थे, और विधानसभा में आने के बाद में वो सत्ताधारी पक्ष के साथ बैठे। अब जब नवाब मलिक जेल में थे, उसी दौरान जब एनसीपी में बगावत हुई थी बीती जुलाई को, तब तक ये स्पष्ट नहीं था कि नवाब मलिक किसके साथ जाने वाले हैं, बागी धड़े अजीत पवार के साथ में या फिर चाचा शरद पवार के साथ। लेकिन उस दिन विधानसभा में आकर उन्होंने जता दिया कि उनकी इच्छा सत्ताधारी पक्ष के साथ जाने में है, जैसा कि और भी बहुत सारे विधायकों की रही जिनके खिलाफ की मामले चल रहे थे। और यही माना जाता है कि उन मामलों में राहत पाने के लिए ही इन्होंने बागी गुट के साथ ज्वाइन किया और फिर सरकार में शामिल हुए। तो नवाब मलिक ने भी वही किया, लेकिन हुआ ये कि उसको लेकर बवाल हो गया और देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को खत लिखा और कहा कि देखिए, इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ में इन्होंने लेन देन का व्यवहार किया है, और ऐसे में नवाब मलिक को अगर साथ में लेंगे तो फिर महायुति में बाधा आ सकती है। यानी कि संकेतों में ये कह रहे थे कि तुमको महायुति से बाहर किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं करें। लेकिन फिर उस पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने भी पलटवार कर दिया, जिसकी वजह से और एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा सरकार को कि आप नवाब मलिक के खिलाफ तो बोल रहे हैं, उनको उनके लिए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ प्रफुल्ल पटेल भी तो हैं पहले से, जिनके ऊपर भी नवाब मलिक के जैसे ही मामले हैं, उनके खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है, उनकी भी संपत्ति जब्त की गई, उनके ऊपर भी दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची के साथ लेन देन का आरोप रहा है, तो उसका क्या। तो खैर, अभी इस उलझन में सरकार फंसी ही थी कि भुजबल ने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। भुजबल है कि मानते नहीं, वो बीते महीने भर से सरकार के लिए मुश्किल दर मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, और इसके पीछे विषय है मराठा आरक्षण का। दोस्तों, जब सरकार ने मराठा आरक्षण देने के बारे में ये वादा किया कि ओबीसी कोटे के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, और जो मनोज जरंगे पाटिल, जो आंदोलनकारी थे, जो अनशन पर बैठे हुए थे पिछले महीने, उन्होंने 7-8 दिनों तक अनशन किया था, तो ये कहकर उनका अनशन तुड़वाया था कि सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में सरकार ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देगी। तो उसके बाद से हुआ ये कि ओबीसी संगठन उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम भी सड़क पर उतर जाएंगे। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक श्रृंखला शुरू कर दी ओबीसी एल्गार रैलियों की, और अब तक 3 रैलियां ऐसी हो चुकी हैं। और इस ओबीसी एल्गार रैली में होता यह है कि अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी, उसके जो ओबीसी नेता होते हैं वो वहां पर आते हैं और वो भाषण देते हैं। और उनमें एक प्रमुख भाषण होता है छगन भुजबल का, जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं, और साथ में महाराष्ट्र सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री भी हैं। तो बीती 2 रैलियों से वो लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि बीच में एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की, उनको समझाया भी कि आप थोड़ा शांत रहिए, इस तरह से सरकार के लिए मुश्किल मत खड़ा कीजिए, सरकार के लिए। बावजूद अभी कल के दिन इंदापुर में एक तीसरी रैली आयोजित की गई ओबीसी एल्गार परिषद की, और उसमें छगन भुजबल ने फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साधा और यह कहा कि एक शख्स खुलेआम सरकार को धमकी कि अगर 24 दिसंबर तक मराठाओं को आरक्षण की अधिसूचना नहीं जारी की गई तो फिर अंजाम इसके भुगतने पड़ेंगे, और ऐसे अंजाम होंगे जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनोज जरंगे पाटिल के शब्द हैं। तो उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए भुजबल ने कहा कि अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि कोई एक आदमी सरकार को इस तरह की धमकी दे रहा है और सरकार उसका कुछ नहीं कर रही है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खत्म हो गई है राज्य में? उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता?
फिर छगन भुजबल ने उस बात का भी जिक्र किया जब मराठा आंदोलन हिंसक हो गया था, मराठा आरक्षण का आंदोलन, जिसमें कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब अनशन खत्म कराने के लिए पुलिस गई थी वहां पर, तो आंदोलनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तो विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में लाठीचार्ज किया था, और जो पुलिस वालों के घायल होने की संख्या है वो जो मराठा आंदोलनकारी घायल हुए थे उससे कहीं ज्यादा थी। तो भुजबल का कहना था कि ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। तो भुजबल लगातार अपनी ही सरकार की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं, और भुजबल का कहना है कि मराठा आंदोलनकारियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए सरकार को। पिछले चंद दिनों पहले तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की एक तरह से साजिश है, क्योंकि ओबीसी को लगता है कि अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है तो उनके कोटे में कटौती हो जाएगी, और इसके लिए वो मंजूर नहीं कर रहे हैं। दूसरी अहम बात कि भुजबल मौके पर चौका भी मार रहे हैं। साल 2014 तक महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े चेहरा हुआ करते थे गोपीनाथ मुंडे, लेकिन 2014 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, एक हादसे में वो मारे गए, और उसके बाद से कोई बड़ा चेहरा ओबीसी समुदाय का राज्य में था नहीं। हालांकि उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने जरूर जो है उनकी जगह लेने की कोशिश की, और उनकी भी अच्छी पैठ है ओबीसी समुदाय में, लेकिन उनका कद वैसा नहीं है जैसा कि उनके पिता गोपीनाथ मुंडे का था। तो एक वैक्यूम था ओबीसी नेतृत्व में, और उस वैक्यूम को अब भरने की कोशिश कर रहे हैं छगन भुजबल, उस जगह को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए सत्ता में होते हुए भी वो सत्ता के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, और ओबीसी समुदाय के समर्थन में बात कर रहे हैं। तो ये एक मौका है उनके लिए। खैर, अब 24 दिसंबर वाली डेडलाइन नजदीक आ रही है, और ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या करती है। सरकार ने एक जो है आयोग बना दिया, एक कमेटी बना दी थी कि मराठाओं को किस तरह से आरक्षण दिया जाना चाहिए ओबीसी कोटे के तहत, शिंदे कमेटी। लेकिन भुजबल का यह कहना है कि उस कमेटी को बर्खास्त कर देना चाहिए, मराठाओं को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भुजबल का कहना है। मराठा वर्ग पिछड़ा नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं, उनको आरक्षण क्यों दिया जाए। खैर, सरकार बेहद दबाव में है, और 24 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक है। ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, किस तरह की हलचल महाराष्ट्र की सियासत में होती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस पूरे मामले पर आपका अपना क्या सोचना है, अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।